अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी अ सेल्यूलर लाइफ चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरियोफेज। हम लोग ये जिक्र करने वाले हैं कि वो वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को अपना शिकार बनाते हैं, जो बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस होते हैं, उन वायरसेस के अंदर ज़िंदगी का अमल जो है वो किस तरह से होता है। तो उनके अंदर जो ज़िंदगी का प्रोसेस होगा उसके अंदर हमें दो किस्में देखने को मिलेंगी। एक को हम लोग कहेंगे लाइटिक साइकिल और दूसरे को कहा जाएगा लाइसोजेनिक साइकिल। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों टॉपिक्स को जिक्र करते हैं कि किस तरह से उनका लाइटिक साइकिल रहता है और किस तरह से उनका लाइसोजेनिक साइकिल रहता है। सबसे पहले जिस टॉपिक का जिक्र किया जा रहा है वो है हमारे पास लाइटिक साइकिल। ये एक ऐसा साइकिल होता है जिसके दौरान बैक्टीरियोफेज वायरस जो होगा वो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा, बैक्टीरियम के ऊपर अटैक करेगा। जब वायरस बैक्टीरियम के ऊपर अटैक करेगा तो होस्ट के अंदर जा कर के, बैक्टीरिया के अंदर जा कर के वो अपनी कॉपीज़ बनाएगा। मतलब कि एक वायरस गया था लेकिन वहाँ पर वो अपने डीएनए को डबल करता रहेगा और बहुत सारे जो है वायरसेस बना लेगा। उसके अलावा वो सेल को भी ख़त्म कर देगा। जब वो सेल को किल करेगा तो उस प्रोसेस को यहाँ पर इन्होंने प्लाज्मोलाइसिस लिखा हुआ है, लेकिन हम कहेंगे कि सेल का वो लाइसिस करेगा, सेल का वो ब्रेक डाउन करेगा। प्लाज्मोलाइसिस एक ऐसी टर्म होती है जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन से पानी निकल जाता है और सेल जो है श्रिंक हो जाता है, तो उसे प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर सेल लाइसिस का जो टर्म है वो यूज़ किया जाएगा। और इस तरह से जब सेल टूट चुका होगा, सेल मेम्ब्रेन टूट चुकी होगी, तो वायरसेस जो भी सेल के अंदर बने होंगे वो फिर बाहर की तरफ रिलीज होंगे। पहले एक वायरस एक सेल में गया था, अब बहुत सारे वायरसेस हो चुके हैं। हर वायरस जो है नए बैक्टीरियल सेल को अटैक करेगा। तो इस तरह के साइकिल को जो है हम लाइटिक साइकिल कहेंगे। अब इसके हमारे पास क्या क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास होगा वो होगा वायरस का अटैच होना, फेज का अटैच होना। तो बैक्टीरियोफेज वायरस जो है लाइफ साइकिल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपने आप को बैक्टीरियम के साथ में अटैच करेगा। अब बैक्टीरियम के सेल के ऊपर भी कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होंगे, तो वायरस जो है उन रिसेप्टर्स के साथ में इंटरेक्ट करेगा और रिसेप्टर्स के साथ में बाइंड होगा। ये जो उनकी अटैचमेंट है ये रिवर्सिबल भी हो सकती है, यानी कि वायरस जो है अटैच हो लेने के बाद फिर वापसी चला भी जा सकता है। और अगर हम बात करेंगे तो ये अटैचमेंट जो है खास तरह के बैक्टीरियम के साथ ही रहेगी, क्योंकि रिसेप्टर्स जो होंगे वायरस के पास वो खास तरह के बैक्टीरिया के साथ में बाइंड कर सकते हैं। उसके बाद का जो दूसरा मरहला होगा वो होगा जीनोम पेनिट्रेशन, यानी कि बैक्टीरियोफेज वायरस जो है अपना डीएनए जो है वो होस्ट के अंदर दाखिल करेगा। तो बैक्टीरियोफेज के अंदर जो कॉन्टेक्टाइल टेल होती है वो उसके ज़रिए से जो है और बेस प्लेट के ज़रिए से जो है बैक्टीरिया के सेल वॉल को जो है ब्रेक कर देता है। तो वायरस जो है उस टेल के ज़रिए से जो है अपना डीएनए दाखिल कर देता है और अपना जो मटेरियल होता है, यानी कि जो हेड होता है, टेल होता है, ये तमाम कंपोनेंट्स जो है बाहर की तरफ ही छोड़ देता है। उस तमाम मटेरियल को जो है हम गोस्ट कहेंगे। अब जब वायरस सेल के अंदर दाखिल हो जाएगा तो सेल के डीएनए को ख़त्म कर देता है। अब सेल की तमाम जो एक्टिविटीज़ होंगी, तमाम जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे, वो वायरस के डीएनए की मदद से हो रहे होंगे। वायरस का डीएनए जो है वो उसने कंट्रोल कर रहा होगा और उसके दौरान जो है वायरस अपने प्रोटीन भी बनाएगा और अपने न्यूक्लियोटाइड्स जो है उनके भी मालिक्यूल्स को जोड़ करके अपने डीएनए बना रहा होगा। अब इसके पास न्यूक्लियोटाइड कहाँ से आए? जो उसने डीएनए को तोड़ा है उसी में से न्यूक्लियोटाइड का इस्तेमाल करके वो जो है डीएनए बना रहा होगा। तो इस तरह से कई सारे फेज के जो डीएनए है, फेज का जो जीनोम है वो हमें देखने को मिलेगा। इस तरह से हमारे पास प्रोटीन के टुकड़े जुड़ेंगे और हेड बनेगा, टेल बनेगा और टेल फाइबर्स बनेंगे। तो उन तीनों हिस्सों का जो जुड़ना होगा वो हमें मैच्योरेशन में देखने को मिलेगा। इसे हम मैच्योरेशन कहें या असिमिलेशन का प्रोसेस कहें। तो जब भी बैक्टीरियोफेज वायरस के तमाम कंपोनेंट्स बन चुके होंगे, उसके स्ट्रक्चर के तमाम हिस्से बन चुके होंगे, न्यूक्लिक एसिड भी बन चुका होगा और प्रोटीन की कवर्स भी बन चुके होंगे, तो इन सारे हिस्सों की असेंबलिंग हमें देखने को मिलेगी। ये आपस में जुड़ जाएंगे और इस तरह से नए फेजेस हमारे पास बनेंगे। तो जो न्यू फेज वायरसेस हमारे पास जो बने हैं उन्हें जो है वायरॉन्स जो है कहा जाएगा। अब यहाँ पर स्टेप 5 लिखा हुआ है कि सेल का लाइसिस होगा, ब्रेकडाउन होगा और जो फेज वायरसेस होंगे वो बाहर की तरफ निकलेंगे। तो जो हमारे पास नए अब बैक्टीरियोफेज वायरसेस बने हैं वो बाहर की तरफ निकलेंगे। इसके लिए ये एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे जो कि होगा लाइसोजाइम, जो कि बैक्टीरिया की वॉल को ब्रेक करेगा और सेल का लाइसिस करेगा। तकरीबन 100 से लेकर के 200 वायरसेस जो हैं वो बाहर की तरफ निकलेंगे और नए बैक्टीरिया के सेल्स जो होंगे उन्हें अफेक्ट करना शुरू कर देंगे, इन्फेक्ट करना शुरू करेंगे। यानी एक बैक्टीरियोफेज गया था, अब 100 से लेकर के 200
बैक्टीरियोफेज बन चुके हैं वो 100 से लेकर के 200 तक नए सेल्स को शिकार बनाएंगे। इस तरह से ये जो है बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो वायरस है वो पहले तो जुड़ेगा, अटैचमेंट करेगा होस्ट के सेल के साथ में, और फिर अपने डीएनए को जो है होस्ट के अंदर दाखिल कर देगा, पेनिट्रेशन करेगा। दूसरा प्रोसेस ये रहेगा कि जब वायरस होस्ट के अंदर जा चुका होगा तो उसका डीएनए जो है वो अपने डीएनए और प्रोटीन जो है वो बना रहा होगा। तीसरा प्रोसेस जिसे हमने मैच्योरेशन कहा था, तो ये सारे हिस्से जो है आपस में असेंबल होना शुरू हो जाएंगे, डीएनए जो है पैक होना शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा जो टेल फाइबर्स है और टेल्स है वो भी आकर जुड़ना शुरू हो जाएंगी, और फिर जो है होस्ट सेल में से ये तमाम पार्टिकल्स जो है बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, और होस्ट सेल का जो है ब्रेकडाउन भी हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी सेम स्टेप्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अटैचमेंट होगी, फेज जो है सरफेस पे अटैच हुआ, फिर पेनिट्रेशन करेगा, फिर बायोसिंथेसिस करेगा, अपने मालिक्यूल्स को बनाएगा, फिर उनकी मैच्योरेशन होगी, यानी उनके पार्ट्स जो है आपस में जुड़ेंगे, और फिर लाइसिस हमें देखने को मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं लाइसोजेनिक साइकिल के हवाले से। अगर हम लाइसोजेनिक साइकिल की बात करेंगे तो इसके अंदर ये रहेगा कि बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो बैक्टीरिया के अंदर ज़रूर दाखिल होगा, लेकिन वो बैक्टीरिया की सेल को किल नहीं करेगा, बल्कि जब वायरस का डीएनए दाखिल हो जाएगा बैक्टीरिया के सेल के अंदर, तो वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ ही जुड़ जाएगा, और इनके कॉम्बिनेशन को हम प्रोफेज कहेंगे। वायरस जो है वो बढ़ता रहेगा और वो रेप्लिकेट होता रहेगा, और बैक्टीरिया भी इस दौरान में ज़िंदा रहेगा। और ये जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड मटेरियल है, यानी कि दोनों का एक जुड़ा हुआ मिक्सचर हमें देखने को मिल रहा है डीएनए का, जिसे प्रोफेज कहा जा रहा है, वो दूसरी नस्ल में भी पहुंचता रहेगा। मतलब कि अगर हमारे पास एक बैक्टीरिया था वो डिवाइड हो गया, दो उसने प्रोफेज बना लिए, तो दो बैक्टीरिया की सेल्स बनेगी, उन दोनों के अंदर ये प्रोफेज चला जाएगा, कोई इंटरफेरेंस भी हमें देखने को नहीं मिलेगी। अब अगर हम बात करें पहले स्टेप के हवाले से, तो वायरस जो है अपने आप को अटैच कर देगा होस्ट के साथ में, और अपना डीएनए जो है बैक्टीरिया में दाखिल कर देगा। तो अटैचमेंट वायरस की बैक्टीरिया के साथ ये वही पहला स्टेप था जिसे कि हमने लाइटिक साइकिल में देखा था। दूसरा स्टेप जो है वो मुख्तलिफ होगा कि वायरस का डीएनए जो है वो होस्ट के डीएनए के साथ जुड़ जाएगा, इसे हमने जैसे कि प्रोफेज कहा। फिर उसके बाद तीसरा मामला ये रहेगा कि जैसे ही बैक्टीरिया बढ़ता रहेगा, रेप्लिकेट करता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा, सेम तरह से वायरस का डीएनए जो है वो भी बैक्टीरिया के डीएनए के साथ बढ़ता रहेगा। वायरस जो है अपने आप को काम रखेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा, होस्ट सेल कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा, कोई नुकसान उसे नहीं होने वाला। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई, जब बैक्टीरिया को खुद खतरा होने वाला है, या फिर बैक्टीरिया के डीएनए को अगर खतरा होगा, प्रोफेज एक्टिवेट हो जाएगा। प्रोफेज देखेगा कि अगर डीएनए को नुकसान होने वाला है, तो उस दौरान ये अलग हो जाएगा, अपने आप को अलग कर देगा, और फिर बैक्टीरिया का डीएनए खत्म हो जाएगा, और ये लाइटिक साइकिल में फिर चला जाएगा। यही बात लिखी हुई है कि फेज के जो जीन्स होंगे, फेज का जो डीएनए होगा वो इनएक्टिव रहेगा लाइसोजेनिक के दौरान में। लेकिन अगर कोई इन्वायरमेंटल चीज़ें आई, जैसे रेडिएशन आ गया, केमिकल्स आ गया, इनके आने से फिर एंजाइम्स बनेंगे जो कि फिर बैक्टीरिया के डीएनए को जो है अलग कर देंगे वायरस के डीएनए के साथ में, और फिर वायरस जो है लाइटिक साइकिल में चला जाएगा। फिर वायरस जब लाइटिक साइकिल में चला जाएगा अपने प्रोटीन्स बनाएगा, और उसके अलावा फिर उनकी असेंबलिंग करके अपने नए फेजेस जो है वायरॉन्स जो है वो बनाना शुरू कर देगा। तो पहला स्टेप जैसे कि कहा कि अटैचमेंट हुई, अटैचमेंट के दौरान में वायरस का डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए ये आपस में जुड़ जाएंगे। जब ये आपस में जुड़ चुके हैं तो प्रोफेज हमारे पास बन चुका है। उसके बाद सेल बढ़ता रहेगा, तो वायरस का डीएनए जो है वो भी साथ साथ बैक्टीरिया के डीएनए के साथ बढ़ता रहेगा। फिर उसके बाद ये जो है अलग हो जाएगा वायरस का डीएनए, और फिर सेल जो है लाइटिक साइकिल में चला जाएगा, और फिर असेंबलिंग, लाइसिस और रिलीज जो है हमें देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पर बैक्टीरियोफेज उसके इस्तेमाल के बाद जिक्र करें, इंपॉर्टेंस के बाद जिक्र करें कि बैक्टीरियोफेज की क्या इंपॉर्टेंस है। इसका एक रोल यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी जिक्र किया जा रहा है, उसके अलावा इम्यूनिटी के अंदर भी यहाँ पर रोल जिक्र किया जा रहा है। अगर हम बैक्टीरियोफेज की बात करेंगे तो ये दुनिया में जो है बहुत ज़्यादा मौजूद है, और उसके अलावा इनका जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस तरह से यूज़ हो रहा है कि मिसाल के तौर पर वो एक जीन को बैक्टीरिया की सेल में लेकर जाने का काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर इंसुलिन का जीन जो है वो हमारी बॉडी में से बैक्टीरिया में दाखिल किया जाएगा। जब इंसुलिन का जीन बैक्टीरिया में पहुंच जाएगा तो बैक्टीरिया जो है वो हमें वेल्यूएबल प्रोडक्ट जो है बना कर देगा, यानी इंसुलिन बना करके देगा। तो इस तरह से एक इनका ये फ़ायदा हो गया कि काफ़ी सारी चीज़ें ये हमारे पास बैक्टीरियोफेज बना कर देने का काम करेंगे, क्योंकि ये जो है बैक्टीरिया के साथ जुड़ जाएंगे, और फिर इस तरह से चीज़ें बनती रहेंगी।
उसके अलावा अगर हम इम्यूनिटी की बात करेंगे तो ये कई सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ख़त्म कर सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फेजेस दाखिल किए जा सकते हैं। ऐसे फेजेस दाखिल किए जा सकते हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन पैथोजेनिक बीमारी वाले बैक्टीरिया को ज़रूर नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक होंगे तो उस खास तरह के बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाएंगे। जो अच्छे बैक्टीरिया होंगे हमारी बॉडी के, वो भी हमारे पास जो है महफूज रहेंगे। तो इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ये जो है उन बैक्टीरिया को ख़त्म कर दें। और यही बात कि ये होस्ट स्पेसिफिक है, बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना ही ये सेल्स को नुकसान पहुंचाएंगे। फेजिस के बारे में यहाँ पर एक ये बात भी लिखी हुई है कि फेजिस जो है वो एंटीजन प्रेजेंट कर सकते हैं। एंटीजन प्रेजेंट का मतलब ये होता है कि एंटीजन वो चीज़ होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है। ये बैक्टीरिया के टुकड़े भी हो सकते हैं। होगा इस तरह से कि फेज के ऊपर जो है बैक्टीरिया के टुकड़े जो है वो दाखिल किए जाएंगे। जब बैक्टीरिया के टुकड़े एंटीजेंस जो है वो फेज के पास मौजूद होंगे और फिर फेज हमारी बॉडी में दाखिल किया जाएगा, तो इम्यून सिस्टम उन पर्टिकुलर एंटीजेंस के खिलाफ एक्टिवेट हो जाएगा। और उस तरह के अगर हमारे पास दूसरे पैथोजन आए होंगे बॉडी में या फ्यूचर में कभी आएंगे, तो हमारी बॉडी जो है उनके खिलाफ तैयार रहेगी। तो इस तरह से हम बीमारियों से बच भी सकते हैं। ये एक तरह से हमारे पास वैक्सीन वाला काम जो है ये बैक्टीरियोफेज के ज़रिए से हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।